इसको बढ़ाते हैं। ओके, तो ये हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना और उससे क्या करना है, डिवाइड करना है ना। 6, 4, 9 का एलसीएम क्या आता है बताओ। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं 36 से, है ना, सभी को डिवाइड करना होता है रेशो में, मल्टीप्लाई भी सब में होती है, डिवाइड भी सब में। तो ए के नीचे 6 आ जाएगा, बी के नीचे क्या आ जाएगा 9, और सी के नीचे क्या आ जाएगा 4। यही रेशो है 6, 9, 4 कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन आपने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी पड़ेगी। ओके, ये भी हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन आपने पढ़ लिया था। ये हुआ क्या, इसमें क्या करेंगे आप बताओ। तो एक्चुअली ये है 3x/2 और राइट वाला है 5y/7 और ये है 6z/5। तो मैंने आपको बताया था जब भी इक्वल टू का निशान होता है, किसका निशान होता है, तो फोकस आपको x के साथ कौन है, y के साथ कौन है और z के साथ कौन है 6, इन्हीं पे फोकस करना है। मतलब इनका क्या निकालना है, क्या आएगा। तो 30 से आप सभी को डिवाइड करेंगे, तो 30 इसके नीचे भी आ जाएगा, 30 यहाँ पर भी आ जाएगा और 30 यहाँ पर भी आ जाएगा। 3 से करेंगे 10, 10 की गुणा 2 में तो x/20 आ जाएगा। 5 से करेंगे 6 तो y के नीचे क्या आ जाएगा 42, और 6 से करेंगे 5 तो z के नीचे क्या आ जाएगा, भाई यही रेशो है। तो 20, 42, 25 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें बस कुछ बात ये समझनी थी कि हमेशा ऊपर वालों पे फोकस करना है, अगर बीच में कैसा निशान है इक्वल टू का। लेकिन अगर ये ऐसे होता फॉर एन एग्जाम्पल, तो फिर किस पे फोकस करना रहता, समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इक्वल टू का है तो ऊपर वाली चीज़ों पे फोकस करना है, जैसे x के साथ क्या, y के साथ क्या, z के साथ क्या। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो 3/2, 5/7 या 6/5 तो आपको नीचे वाली चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, चलें आइए तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए। 10.8 और 4.8 के बीच में आपको अनुपातिक माध्य और 2 और 4 के तीसरे समानुपात का योग बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको 10.8 और 4.8 का क्या निकालना है, हाँ, तो इनका अंडर रूट किसका, 10.8 का और 4.8, ये इनका माध्य आ गया। और 2 और 4 का कौन सा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ 2, 4 और तीसरे को आप क्या मान लेते हैं, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। ये बताओ 4 कितनी बार आएगा, 2 बार। कहाँ पे आएगा, एक तो लेफ्ट इस तरीके से, सही लिख पा रहा हूँ, आउटर आउटर की मल्टीप्लाई इनर के बराबर। तो 2 इंटू एक्स आपका आ गया 4 गुणा 4, तो बेसिकली x कितना आ गया 8, तो x 8 आ गया। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू, अब इसने इनका अनुपात पूछा है, तो इसका और किसका अनुपात पूछा है, इस 8 का। अब आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं, इसको आप 108 लिख सकते हैं, या पॉइंट भी मत हटाओ, आसान तरीका बताता हूँ। अगर यहाँ रूट है तो अगर मैं दोनों के स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या हट जाएगा, और लेकिन राइट में फिर क्या हो जाएगा, राइट में स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आइए, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आइए। 8 6 48, 8 8 64, 8 से मुझे लगता है और तो कुछ नहीं कटता, 4 से कट कर लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 2 से 3 बार। तो इधर क्या आ गया 81, और राइट में क्या आ गया, अच्छा योग पूछा था क्या, अब मैं तो रेशो निकालने लग गया, सॉरी। मैं कह रहा ऐसा तो कोई आंसर में ही नहीं है। समझो, आपसे पूछा है इनका जोड़, तो 8 तो निकला है, इसका तो फिर निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, या 8 चल ही रहा है। अब क्या करूं, अगर आप ध्यान से देखो तो 12 निम्मा कितने होते हैं, और 12 चौक क्या होते हैं, और नीचे क्या चल रहा है 100, प्लस का 8 बाहर चल ही रहा है, चल रहा है। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो 12 2 बार आ रहा है, तो बाहर 12 ही आ जाएगा। 9 का अंडर रूट क्या होता है, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, और 100 का अंडर रूट क्या होता है 10। कितना आ गया, 12 36 दूनी 72, 72 बटे 10 का मतलब क्या है
7.2 में 8 जोड़ना है आपको, तो आंसर आएगा 15.2। 15.2 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। बात समझ में आई? ये कर सकते हैं। फैन बढ़ा देना एक बार। क्लियर हो गई बात? तो ये मुद्दा आपका रहेगा। चलूँ आगे? आइए आगे बढ़ते हैं। इसको भी करेंगे, इसको भी, दोनों को एक साथ करेंगे। ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है। पहले इसको करिए आप। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ए और बी का रेशो दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू क्या है? 2। दूसरा क्या है? 3a प्लस 4b। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा? 19 17। ठीक है, आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। चलें आगे। ओके, इसे कैसे करेंगे? ये भी हो जाएगा, छोड़ दूँ? ए की वैल्यू पता है आपको, बी की वैल्यू पता है, आप रख देंगे। ये भी हो जाएगा, ये भी सब हो जाएंगे। ये कैसे करेंगे आप? ओके, क्या दे रखा है आपको? 5a माइनस 3b। रेशो को आप नीचे लिख सकते हैं 4a माइनस 2b, और इस रेशो को आप क्या लिख सकते हैं? 2/3। और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? a रेशो b की। तो आप क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 पंजे 15a, 3 तिया 9b, 8a माइनस के 4b। 8 इधर माइनस कर दो, ये 7a हो जाएगा। 9 भी इधर प्लस का आएगा और माइनस का 4 भी है ही, तो 7a इज इक्वल टू 5b। पक्का? b को a के नीचे ले जाओ, 7 को 5 के नीचे, तो a अपॉन b 5/7 आ रहा होगा। भाई यही रेशो है। तो क्या आंसर आ गया बताइए? 5/7। समझ आया कुछ? भाई इस बार आपको रेशो दे रखा था तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने नोटिस किया कि कैसे करना है मुद्दे को, फिर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बताइए कोई कन्फ्यूज़न हो तो? चले आओ तो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसे कैसे करेंगे? बढ़िया सवाल है, पढ़िए। सबसे पहले आपको ए प्लस बी का रेशो, बी प्लस सी का रेशो और सी प्लस ए का रेशो दे रखा है। और आपको क्या दे रखा है? ए प्लस बी प्लस सी। और पूछा क्या है? 1/a, 1/b और 1/c का रेशो। सारा खेल ये है कि ए बी सी की वैल्यू निकल जाए। किसकी वैल्यू निकल जाए? ए बी सी की। अब वो आप कैसे कर सकते हैं तो ज़रा समझते हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशो ये है, तो क्या ए प्लस बी का मान 7 माना जा सकता है? बी प्लस सी का मान और सी प्लस ए का मान माना तो जा ही सकता है। तो आइए मानते हैं। ए प्लस बी 7, बी प्लस सी 6 और सी प्लस ए कितना? 5। और आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 तो दे ही रखी है। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो देखो मुझे क्या मिलेगा? 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी और 2 बार सी। तो क्या मैं 2 कॉमन ले लूं? तो आपके पास इधर क्या है, जरा जोड़ के बताइएगा। 18। पक्का? 2 से कितनी बार कटता है 18? 9 बार। समझ आया यहाँ तक? तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 मिली आपको यहाँ से, और रियलिटी में कितनी है? तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको 27 मिल गई। मिल गई? यहाँ से 9 है, यहाँ से 27 है, तो 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 3 आ गई तो ध्यान से समझिएगा, ये रियल वैल्यू आ गई 21। मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ये सब यूनिट्स में ही तो था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 21। इसकी कितनी आ गई? 18। और इसकी रियल वैल्यू कितनी आ गई? 15।
समझ आया कुछ? तो आपके पास a प्लस बी की रियल वैल्यू आ गई, b प्लस सी की रियल वैल्यू आ गई। ये तो रेशो के ही तो मान रखे थे आपने, कोई रियल थोड़ी ना थे, तो रेशो को रियल तो बनाना ही पड़ेगा। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनो आप। अगर a प्लस बी प्लस सी 27 है और उसमें से a और b 21 है, तो c कितना होएगा? 6 होएगा। समझ में आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी असलियत में 27 है और जिसमें से a और b कितना है, तो a और b 21 है, तो c कितना होएगा? तो आप लिख सकते हैं c की वैल्यू 6 आ गई। समझ में आया? अच्छा, a प्लस बी प्लस सी अगर 27 है और b और c कितना है, तो अगर b और c 18 है तो a कितना होएगा? 9। तो a भी आ गया आपके पास, a भी आ गया, c भी आ गया, तो तीसरा भी निकाल ही लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो लिखना शुरू करते हैं, आइए। तो यहाँ से पहली कंडीशन से हमको c मिला 6, दूसरी कंडीशन से आपको क्या मिला? a क्या मिला? 9 मिल गया। और अगर आप तीसरी कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं c और a वाली, तो आपको b भी मिल जाएगा। कितना? 12। आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। आपको क्या पूछा था? 1/a, 1/b, 1/c। तो 1/12 नहीं, सॉरी 1/9 1/9, 1/12 और 1/6 आ जाएगा। एलसीएम बताइए क्या आएगा? 36। 9 से 4 बार, 12 से 3 बार, 6 है ना, 6 से करेंगे 6, तो 36 का कोई मतलब नहीं है, तो 4 3 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 4 3 6। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होता रहता है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले कंडीशन ये दे रखी थी, दूसरी ये दे रखी थी। जब भी ये कंडीशन मिलती है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप इनको ऐड करें। ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 मिली यहाँ से, रेशो से, और असलियत में इसकी 27 है, तो 9 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 3। आप इनमें मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो इनकी रियल वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी। ग्रीन में रियल वैल्यू है। अब a प्लस बी अगर 21 है और यहाँ पे आप 21 रख देते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो अगर c की वैल्यू इसमें रख देते डायरेक्टली तो भी b की वैल्यू आ जाती, वो आपको करने का तरीका है। तो आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा है वो निकाल देंगे। पूछने को तो a स्क्वायर रेशो b स्क्वायर रेशो c स्क्वायर भी पूछ सकता था, तो वो तो जो पूछेगा उस हिसाब से निकाल देंगे। ठीक है, बात क्लियर है? आइए तो आगे बढ़ जाते हैं। चले, ओके, इसे समझते हैं, पढ़िए। देखिएगा, 640 छात्रों के स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। कितने बच्चे हैं बताइए? और उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो कितना है? 5:3। क्या यहीं तक आप मुझे ये बता सकते हैं कि गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितने हैं? बिल्कुल। अगर ध्यान दें तो आपके हिसाब से लड़के हैं 5, लड़कियां हैं 3, तो टोटल यहाँ से कितने हो गए? और 8 की असली वैल्यू क्या है? रेशो से कितने हैं? 8, लेकिन असलियत में कितने हैं? तो 8 का मान 640, 8 से 640 कट जाता है। 1 का मान 80, तो 5 का मान कैसे निकलेगा? इसमें 80 की गुणा कर दीजिए, 400, और 3 में भी 80 की गुणा कर दीजिए, तो कितना निकलेगा? तो आपके पास लड़के भी आ गए और आपके पास लड़कियों की वैल्यू भी आ गई स्कूल में 640 मतलब छात्रों में। आगे बढ़ते हैं। यदि 30 लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दे दिया जाए, तो आपने 30 लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दे दिया, तो लड़कियों में जाके लड़कियों का एडिशन हो जाएगा। तो कितने लड़कों को प्रवेश देना चाहिए? आपको नहीं पता कितने लड़कों को प्रवेश दिया जाएगा, वही तो आंसर है। लेकिन अब ये लड़कों और लड़कियों का रेशो क्या हो जाता है? 14:9। क्या ये बात समझ में आती है? अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, सोच कर थोड़ा। आपके हिसाब से जो टोटल लड़कियां हो चुकी हैं वो कितनी हो चुकी हैं? 270 हो चुकी हैं। और रेशो में कितनी है?
रेशो में आपकी 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी है बताइए, 270। 1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर 1 की वैल्यू 30 आएगी तो 14 की वैल्यू निकल सकती है कितनी, 420। इसका मतलब अब लड़के कितने हैं, 420, और पहले कितने थे, कितने बढ़ चुके हैं, तो बस ये x की वैल्यू है ना। तो यही आपकी क्या है, x की वैल्यू। ये आप इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। समझ आए बात। तो मेरा कहने का मतलब है आप इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अगर ये लड़कियां मतलब कहता है लड़कियां आती हैं तो लड़कियों को बुला लेंगे, कभी कभी ये भी कह देता है 20 लड़कियां छोड़ के चली गई, तो यहाँ पे क्या हो जाता फिर, या 20 लड़के छोड़ के चले गए, वो तो आपको देखना पड़ेगा। फिर मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई छोड़ के गया कोई आया, तो इसमें कोई एक चीज़ तो रियल हो चुकी है, और वो रियल चीज़ क्या है, 270। यहाँ पे 9 के वैल्यू आपने 270 के बराबर करी, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आप इस रेशो को निकाल पाएंगे। जब आपके पास ये आ चुका है तो आपको पता ही है क्या ही करना है। फिर तो 420 हो गए, 20 बढ़ गए, ठीक है ना। इसमें कम भी हो सकती है वैल्यू, मैं देख रहा था अभी, मैं पेपर बना रहा था CGL वाला पेपर, उसमें कम हो गई थी, तो कम हो जाएगी तो भी क्या है, अगर ये मान लो कम हो जाती तो ये कितने हो जाते, 210 हो जाते। तो 210 का यहाँ पे फिर रेशो भी उस हिसाब से दे रखा था कि 7, तो 7 के लो 210, तो उस हिसाब से वो मूवमेंट रहता है, वो आप कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सारा चाहिए कॉन्सेप्ट समझने का। राइट डाउन हो गया ये आपका, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये टोटल वैल्यू 270 हो गई, 9 की वैल्यू 270, 1 की वैल्यू 30, तो 14 की वैल्यू 420, तो ये आपका 400 से 420 हुआ है, तो 20 बढ़ा है, यही 20 आपके स्टूडेंट बढ़ गए हैं, ठीक है। आइए तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो रखा है 13:2 है, 15 यूनिट की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 40, तो 40 गुणा 13 कितना होता है, तो 520 तो लड़के हुए और 80 लड़कियां हुई, ठीक है, ये तो बात हुई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो 120 इसमें जाके जुड़ जाएंगी। लड़कों का पता ही नहीं है कितने जुड़ गए, लेकिन रेशो कितना हो जाता है, 14:5 का। सब कुछ ठीक लग रहा है। 80 और 120 कितने होते हैं, तो ये 5 की वैल्यू 200 हो गई, 1 की वैल्यू 40, तो 14 की वैल्यू 560। तो अब कितने छात्र कितने लड़के हो चुके हैं, 560। पहले कितने थे, तो कितने बढ़ चुके हैं, 40। बस तो यही आंसर है। तो कितने लड़के बढ़ चुके हैं, 40। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं, ठीक है। चलें, आइए इसे आप घर से कर लेंगे, कोई बात नहीं, ओके। इसे करते हैं, इसको पढ़ो, पढ़िए। एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह को छोड़ देती हैं, तो लड़के और लड़कियों के अनुपात 4:3 हो जाता है। तो लड़कों की कुल संख्या क्या है, और लड़कियों को शुरू में, मतलब वही लड़कों की कुल संख्या पूछी है, बाद वाली बात तो ऐसी है ना। मुझे एक चीज़ बताइए आप, अगर पहले लड़के बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे आप x मान सकते हैं। अब ये बताओ लड़के कितने शामिल हो गए, 4, और लड़कियों कितने छोड़ के चली गई, तो 3 माइनस कर देते हैं। ये किसके इक्वल है, अब इसका सॉल्यूशन करके x निकालिए।
28 और 12 कितने होते हैं? 40 आ गया ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40/3 आ रही है क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओ, मैंने 28 के, अच्छा 7 चौक, पता नहीं क्या कर दिया। 28 तो कैसे भी नहीं आ सकता। चलो, तो ये 3x आ गया, 24 आ गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई होगी। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में? हाँ, इनिशियली। अच्छा, ये टोटल पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली। ये कुल संख्या पूछ रहा है लड़कियों की और लड़कों की। तो लड़की और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी थी? 7 और 6 13x, तो 13 गुणा 8, 13 अट्ठे कितने होते हैं? 104। तो आपका राइट आंसर आएगा 104। ठीक है, समझ आया मुद्दा कैसे करना है? तो ये रहेगा। चला जाए आगे, आइए तो आगे बढ़ते हैं। बताइए इसे कैसे करें, बढ़िया क्वेश्चन है। 3000 को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि ए बी सी को एक साथ प्राप्त होने वाले, ए को बी और सी से, सॉरी ये ध्यान रखना, ए को किससे? बी और सी के एक साथ प्राप्त होने वाले का कितना प्राप्त होता है? तो सबसे पहले बताइए तीनों को कितने रुपए मिल रहे हैं? 3000। अब कंडीशन ये है कि ए को बी और सी के एक साथ मिलने वाले से कितने प्राप्त होते हैं? 1/3, इस बात का ये मतलब है। और बी को ए और सी का एक साथ प्राप्त होने का कितना मिलता है? 2/3। क्या आपको दोनों कंडीशंस मिल चुकी हैं? ओके, अब जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए ये पूरी एक चीज़ है b प्लस सी, तो क्या ये a के नीचे आ सकती है? तो आप इसे a के नीचे ला सकते हैं। तो ये a अपॉन बी प्लस सी का मान क्या आ सकता है? 1/3। ऐसे ही आप a प्लस सी को भी ला सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ आई? अब अगर आप ध्यान दें तो काम बन चुका है लगभग। मुझे एक चीज़ बताइए, आप a का मान है 1 रेशो में और b और c का मान कितना है? तो अगर मैंने जोड़ दूं तो पूरे a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा यूनिट्स में। तो 3 और 1 तो 4 यूनिट आया। 4 यूनिट की असली वैल्यू क्या है? 3000। तो 1 की वैल्यू बताइए। 1 की वैल्यू अगर 750 आ गई तो 1 में गुणा कर दूं तो इसका मतलब a का मान तो आ गया। हाँ जी, a का मान आ गया। अब जरा बात कर लेते हैं b के मान की। तो आइए b के मान की बात भी कर लेते हैं। यहाँ भी b का मान अगर 2 है और a और c का मान 3 है तो टोटल कितना आ गया? 5 का भी असली मान कितना है? 3000। 1 की वैल्यू बताइए। 600। तो 6 दूनी 1200। आपके पास a का मान भी आ गया 750, आपके पास b का मान भी आ गया 1200। टोटल कितना हो गया? और टोटल पैसा कितना बच रहा है? तो बच कितना गया? वो किसे मिला होगा? सी को ही मिला होगा। और कौन है तीसरा? तो सी को कितना मिलेगा? 1050। इसने सी का ही पूछा है ना? तो क्या आंसर आएगा? 1050। क्लियर? तो इन दोनों कंडीशन से पहली कंडीशन ये थी और दूसरी कंडीशन ये थी। इसमें आपसे पहली कंडीशन में भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा था, दूसरी में भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा था, लेकिन निकलेगी इसमें सिंगल वैल्यू ही जो अकेले बैठा हुआ है। तो a अकेले बैठा हुआ है और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? b अकेले। निकलेगी इन्हीं की अकेली वैल्यू, ये मुद्दा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो बस a की वैल्यू निकली, b की वैल्यू निकली, बाकी c की तो आप निकाल ही पा रहे हैं क्योंकि सारे ही 3000 रुपये हैं। हाँ, सेकेंड वाले का मतलब ये हो गया कि अगर b का रेशो में 2 यूनिट वैल्यू है और a और c की वैल्यू कितनी है, तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी नहीं आ जाएगा? कितने यूनिट आया? और a प्लस बी प्लस सी असलियत में कितना है? तो 1 की वैल्यू 600, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो ये वाला मुद्दा आपके लिए हो पाएगा। चलूँ आगे?
राइट। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 4 यूनिट की वैल्यू 3000, 1 की वैल्यू 750, तो ए की वैल्यू 750 आ गई। यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू 3000, 1 की वैल्यू 600, तो ये 1800 नहीं 1200 आ गई। ए की वैल्यू 750, बी की वैल्यू 1200, तो सी की वैल्यू 1050 आएगी, क्योंकि तीनों मिलके कितने हैं 3000। बस सी की वैल्यू पूछी थी तो ये आंसर आ गया। समझ आया? चल सकते हैं आगे। ओके, इसको समझते हैं, पढ़िए। हाँ, 380 रुपये की राशि को 5 पुरुष, 8 महिला और 8 लड़के और 4 महिला, तो 380 रुपये की राशि थी। उसको आपने 5 मैन, 8 बॉयज़ और 4 वुमेन में इस प्रकार विभाजित किया कि तीनों द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 8, 4 और 7। मतलब उसका मतलब यह 5 आदमी को 8 रुपये मिलते हैं, 8 लड़कों को 4 रुपये मिलते हैं और 4 औरतों को कितने मिलते हैं। तो यहाँ से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है, 8 और 4 12 और 7 19 की रियल वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू पूछिए आपसे, महिला। तो पहले आप 7 में गुणा कर लीजिए। तो एक मतलब सारी महिलाओं को आप कितने रुपए देते हो, लेकिन महिलाएं हैं कितनी। तो अगर 4 औरतों को आप 140 रुपये देते हो तो एक औरत को कितने दोगे, तो हर एक औरत को आप 35 रुपये पकड़ाते होगे। समझ आया कुछ? तो ये जो पैसा था ये वाला, ये इन सभी को अलग अलग मिलने वाला पैसा था। आदमियों को 5 को, और लड़कों को 8 को और औरतों को 4 को। तो इस हिसाब से आपको करना है। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं, इसे करके देखते हैं, पढ़िए। कितने भाई हैं ये, तो आप एबीसी मान सकते हैं। अब इसने बोला कि इस तरह से आपस में इस तरह से है कि दूसरे का हिस्सा, दूसरा इसमें कौन माना जाएगा, जो दूसरे का हिस्सा है संयुक्त रूप से अन्य दो कौन है, ए प्लस सी के किसके बराबर है, 5/13 के, 5/13 के, राइट। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, तो ए प्लस सी आप इसके नीचे ले जाइए, तो b/a प्लस सी बराबर किसके आएगा, ठीक चल रहा है। एक बी का मान 5, ए और सी का मान, टोटल कितना हो गया, तो 18 ए प्लस बी प्लस सी का मान हो गया। 18 का मान कितना है, कटता है क्या है, 90 बार। तो एक का मान 90, एक का मान 90, तो 5 का मान क्या आएगा, 450। यही पूछ रहा है कि दूसरे का हिस्सा बताओ। इसमें पहले और तीसरे का हिस्सा अलग अलग निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनका रेशो कंबाइंड है। पहले और तीसरे का हिस्सा अलग अलग आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो रेशो की वैल्यू है 13, वो कंबाइंड वैल्यू है। आपको ये नहीं पता ए के पास कितने होंगे, ये नहीं पता सी के पास कितने होंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि दोनों के पास कंबाइंड कितने होंगे। लेकिन हाँ, बी का निकाला जा सकता है, क्योंकि बी का अकेला है, तो बी में कोई दिक्कत का विषय है नहीं। ठीक है, चलें, आओ। नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। या एक और कंडीशन कुछ देनी चाहिए थी कि बी और सी का अंतर इतना है या कुछ और, नहीं तो नहीं निकल सकती। कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा इस केस में, है ना। इसको पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है ये। वैसे तो अगला चैप्टर आपका परसेंटेज ही है, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे।
ओके, इसने बोला ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, 3 आदमी है ABC जिनकी सैलरी है टोटल 72,000, मान लेते हैं ABC टोटल सैलरी है 72,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो कितना खर्च कर देते हैं, कितने कितने परसेंट, तो खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, या हिंदी में आप इसको खर्च बोलते हैं। पहला कितने परसेंट खर्च करता है, 80%। दूसरा कितने खर्च करता है, 85%। तीसरा कितना खर्च करता है, 75%। ठीक है, तो ये इनके खर्चे हैं। ओके, डन है बात। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और उनकी बचत भी दे रखी है आपको, कितनी सेविंग कितनी है। तो ऐसा करो, पेन को रख दो, आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो छोड़ दो। सेविंग्स का रेशो क्या है, 8, 9 और 20। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वैसे अभी एक टॉपिक भी आएगा, अगला ही है शायद, नहीं ये नहीं है। हाँ देखो, किसी भी आदमी की जो इनकम होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, खर्चे से और बचत से। जो आय होती है ना, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, खर्चा और क्या, बचत। आपकी भी जो सैलरी होगी तो ऐसा नहीं है कि सारी बच जाएगी, या आप जो भी कमाते हैं, या आप जो भी घर से लेके निकलते हैं रोज़ सुबह शाम तक रह सकता है वो, लेकिन अगर कुछ रास्ते में कुछ करना पड़ जाए तो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा मतलब। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कोई भी आदमी की जो इनकम होती है 2 चीज़ों पे मिलके बनी होती है, खर्चा और बचत, ये नेचुरल होता है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, खर्चे की, और ये क्या है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी बात परसेंटेज में होती है तो परसेंटेज में 100 से तुलना होती है, किससे तुलना होती है, 100 से। इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही जनरल है ना। मान लो मैंने बैंक में इस बार 5,000 रुपये जमा करे, और वो मेरी 50% बचत है। कितने परसेंट बचत है, तो मेरी सैलरी कितनी है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें मैथ्स की, इस बात में ज़रूरत नहीं पड़ी ना मैथ्स की। कोई आदमी अगर 5,000 रुपये जमा करता है और वो उसका 50% है, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी रही होगी। तो आपने देखो मैथ्स में क्या किया है, कोई आदमी 50% बैंक में जमा करता है, और उसने कितने, वो 50% जमा करता है और उसकी कितने जमा करके आया बैंक में। तो आपने यहाँ भी सेविंग परसेंटेज में, और यहाँ भी क्या कर दी, सेविंग रियल में। तो 50% का मतलब होता है 1/2। ध्यान से समझना, यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा अभी यहाँ। 1 की वैल्यू क्या आई, तो ये जो 1 की वैल्यू आती है ये टोटल इनकम आती है। 1 की वैल्यू क्या आती है, टोटल इनकम। बस ये समझाना था मुझे। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि कोई आदमी बैंक में 8,000 रुपये जमा कर आया, और वो उसकी सैलरी का, वो उसकी 20% बचत के बराबर है। तो ये वैल्यू 20% के बराबर हुई। 20% का मतलब आपको पता होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, 1/5 होता है। परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये सब रट जाएगा, मेरे को दिक्कत का विषय नहीं है। तो 1/5 की वैल्यू कितनी है, 8,000। 5 के गुणा करिएगा, तो इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी है, 40,000। ये इनकम आती है। क्या ये बात समझ में आती है। ओके, अब बात को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको मैं समझाता हूँ, है ना। देखो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर इसका खर्चा ये है तो यहीं पे इसकी सेविंग लिख लेता हूँ परसेंटेज में। सेविंग कितनी होगी, वेरी गुड, ये कितनी होगी, 15%, और ये कितनी होगी, 25%। कोई दिक्कत हो तो बताएं, डन है। अब ये भी सेविंग है और ये भी क्या है, तो क्या 20% 8 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। 20% किसके बराबर है, 8 के। 20% का मतलब ये आपने सीखा क्या होता है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 की वैल्यू क्या आ गई, तो 40A की इनकम आ गई रेशो में। रियल कुछ नहीं है अभी ये, क्योंकि यहाँ भी रेशो ही था। 15% का मान किसके इक्वल करेंगे आप, 9 के। 15% को आप, अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, 15/100 लिख लो। परसेंटेज की तरफ 1 बनाना है, तो आप 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 9 काट लो, और 3 के गुणा 20 में 1 का मान कितना आया, तो इसकी ये इनकम आ गई 60। समझ आ रहा है कुछ, हाँ जी। अब आते हैं तीसरे पर। 25% का मान किसके इक्वल है, 20 के।
25% का मतलब बताइए, 1/4। 1 की वैल्यू, तो इसकी आ गई 80। ये अनुपात है इनकम का, जिसको आप और कट कर सकते हो, 2 से भी कट कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। आ गया इनकम का रेशो। इनको जोड़ना जरा। 9 यूनिट की वैल्यू 72,000 है, समझ आया कुछ? तो 9 यूनिट की वैल्यू 72,000 आ गई। 1 की वैल्यू 8,000। किसके पैसे पूछे? एक है, तो 2 16,000, तो 16,000। तो राइट आंसर आएगा 16,000। इसे राइट डाउन करिए, वैसे तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में इसका डेटा बदलेगा बस, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदलता इस क्वेश्चन में, ठीक है? और आप यकीन नहीं मानेंगे, जाने कितनी बार ये पेपर में आया क्वेश्चन, जाने कितनी बार आपको रखा हुआ मिलेगा। मैं भी देख रहा था कि SSC-GT का आपके लिए कंपैरिजन बनाया था, सेम क्वेश्चन, कोई बदलाव ही नहीं। बस ये 8, 9, 20 की जगह कुछ और कर दिया, 72,000 की जगह कुछ और कर दिया। क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल वाइज कोई बदलाव नहीं। चलिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ और दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना? हटा दूँ? ओके। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे 20% सेविंग बची होगी, यहाँ पे 15% सेविंग बची होगी, यहाँ पे 25%। फिर आपने ये बात समझ ली कि 20% का मान 8 के बराबर होगा, 1/5 बराबर 8, तो ये 40 आ जाएगी वैल्यू। ऐसे यहाँ पर 15% का मान 9 के बराबर होगा, 15% होता है 3/20, 3 तिया 9, तो 1 की वैल्यू 60 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर 25% बराबर किसके होगा? 20 के, तो 1/4 बराबर 20 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू 80 आ जाएगी। पक्का? 0 से 0 ख़त्म, तो 2, 3, 4। ये किसका रेशो आया है? इनकम का। टोटल इनकम कितनी आ गई? 9 यूनिट। 9 की वैल्यू कितनी है? 72,000। 1 की वैल्यू कितनी है? 8,000। तो 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? कर पाएंगे? तो ये तरीका है जो आपको समझना है। चलूँ आगे? आओ। तो इससे पहले मैं आपको पहले इनकम एक्सपेंडिचर वाले ही सवाल करवा देता हूँ, फिर कल हम कॉइन और ये सारा फिनिश ही कर लेंगे। तो पहले आप यही हेडिंग डाल दो, जब बात इसकी चली पड़ी है तो इसी को फिनिश कर लेते हैं। ये हेडिंग डाल दीजिए अपनी, जहाँ भी आप डालना चाहते हैं। ये दोनों का क्वेश्चन हो गया। अभी को बताओ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में तो परसेंटेज चलती रहती है, बिना परसेंटेज रेट के क्या कर लोगे वहाँ? अब गाड़ी है तो पहिया भी चाहिए कि भाई साहब स्टीयरिंग नहीं है, गाड़ी तो है, भाई साहब ले जाओ, चारों पहिए हमने निकाल लिए हैं। अरे भैया कहाँ ले जाओ इसे? नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ है तो प्रॉपर ही होगी ना। क्या भाई साहब लड़का बहुत शानदार है, बस आगे रहने दो। तो मेरा कहने का ये मतलब है ना। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब आपको अभी पता लग गया कि किसी भी आदमी की इनकम 2 चीज़ों से बनी हुई होती हैं, खर्चे से और बचत से, है ना। तो अब इस बात का मुद्दा समझते हैं, ठीक है? ओके। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप अपना पेन रखकर, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। इसने बोला ए और बी की मासिक आय का रेशो 6:5 है। तो ए और बी की इनकम का रेशो आपको दे रखा है 6:5। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, 6:5। और इनके खर्चों का रेशो भी दे रखा है, मासिक व्यय का। आई का मतलब इनकम, ई का मतलब खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर। क्या रेशो दे रखा है? 4:3। अब बात आ रही है किसकी? उनके द्वारा इतने, क्या किसकी बात आ रही है? सेविंग्स की। तो पहला प्रत्येक का मतलब क्या होता है? पहला भी 400 रुपये ही बचाता होगा और दूसरा भी कितना बचाता होगा। तो इसमें असली मान ये सेविंग वाला ही है, बाकी सब रेशो में चल रहा है। अब कुछ बातें हम समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
मेरे को एक चीज़ बताओ, आप सोच कर ज़रा, अगर कोई आदमी 6 रुपये कमाता है तो उसमें से डेफिनेटली 4 रुपये खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी 5 कमाता है तो 3 रुपये खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। अगले में ऐसा होगा कि 3 रुपये कमा रहा होगा और 6 खर्च कर रहा होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन रेशो में पॉसिबल है, क्योंकि ये रियल वैल्यू तो है नहीं ना 6 और 5। ये 6000 और 5000 भी हो सकती है, और ये 400 और 300 भी हो सकती है। अब बात को समझते हैं। रेशो में पॉसिबल है कि इनकम छोटी हो जाए, किससे? खर्चे से, क्योंकि वो रियल नहीं है ना। अब बात को समझते हैं। सारा डेटा बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। करना क्या, ध्यान से देखिएगा। इस 6 की गुणा 3 में करनी है, 6 तिया, और 5 की गुणा 4 में करनी है, 5 चौक। इनका अंतर 6 तिया 18, 5 चौक 20, इनका अंतर आपको लेफ्ट में लिखना है। समझ आया कुछ? अब जरा दूसरा मुद्दा समझिएगा। ये 4 दिख रहा है आपको, एक्सपेंडिचर वाला। 4 की गुणा इस 400 में करनी है, कितना आएगा? 1600। और 3 की गुणा इस 400 में करनी है, इनका भी अंतर ये इधर लिखना है, राइट में लिख दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ। 6 तिया 18, 5 चौक 20। अगर किसी को माइनस करने में दिक्कत है तो अलग भी लिख सकते हो आप। तो इनका अंतर 2 आएगा, वो लेफ्ट में लिखा जाना है। एक्सपेंडिचर की गुणा सेविंग में होनी है, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 1600 माइनस 1200, 400। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अगर 1 की वैल्यू 200 आ गई तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें 6 में, तो A की इनकम आ जाएगी 1200। और अगर आप 5 में गुणा कर दें इस 200 की, तो B की इनकम आ जाएगी मासिक 1000। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अच्छा, उनकी मासिक आय का योग पूछ रहा है, तो बस इनका जोड़ पूछ रहा है। तो क्या आंसर आ गया? 2200। एक छोटा एग्जाम्पल है, अभी आप बड़ा भी करेंगे, मतलब मुद्दा ये है। तो 2200 इसका राइट आंसर है। राइट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। और ये भी आपको मिलता रहेगा क्वेश्चन, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। देखिए, मॉक टेस्ट कुछ नहीं होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, है ना। हाँ, इसमें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, अगले वाले में नहीं आने का, तो फिर काय को दिक्कत माननी है। जैसे इसमें तो 6 और 4 और 5 और 3 में 2 का ही अंतर है, तो 2 बराबर आप 200 के कर सकते हो, उस मतलब 400 के। लेकिन अगले वाले में ऐसा होगा नहीं, तो ये जीवन यही चलेगा फिर। हटा दूँ इसे एक बार, मैं दोबारा बता रहा हूँ ना, दोबारा समझ लो। हाँ, तो 6 की गुणा आप 3 में करेंगे और 5 की गुणा 4 में। 6 6 18, 5 चौक 20, अंतर 2 आया, लेफ्ट में लिखेंगे। 4 की गुणा 400 में 1600, 3 की गुणा 1200, तो इनका अंतर 400। 1 का मान आ गया 200, तो आप 6 में गुणा कर दीजिए 1200, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और 5 में कर लीजिए 1000, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? दोनों का सब। तो आंसर कितना आ गया? 2200। आइए ज़रा अगला ट्राई करते हैं। चलो शुरुआत करो। तो देखा जाए तो क्या है इनकम का रेशो? एट रेशो 5 का इनकम का रेशो है। और खर्चे का रेशो क्या है? कितनी कितनी सेविंग है इनकी? तो ये 12,000 कमा रहा है और ये 10,000 कमा रहा है। यहाँ तक सब कुछ ठीक ही लग रहा है। 8 की गुणा 3 में करिए, 5 की गुणा 5 में, कितना आ रहा है? 8 तिया 24, 25, 1 आएगा, उसको लेफ्ट में लिखना है। 5 की गुणा 10,000 में 50,000, और 12 की गुणा 3 में 36,000। तो क्या डिफरेंस आया? 14,000। 1 का मान 14,000 आ गया। पूछ क्या रहा है? अंतर। तो यहीं से अंतर निकाल लो यूनिट्स में। इनका जो अंतर आएगा A माइनस बी, वो कितने यूनिट आएगा? 1 का मान 14,000, तो 3 का मान कितना आएगा?
42,000। तो आपका जो अंतर आएगा वो 42,000 आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? कोई दिक अंतर पूछा है तो अंतर, सम पूछता तो भाई आप यूनिट्स में ही अंतर निकाल लिया आपने इसका। यूनिट से मेरा मतलब है अगर मैं 8 इसकी इनकम मान रहा हूँ, 5 इसकी इनकम मान रहा हूँ, तो यहीं से अंतर कितना है? 3 का। और एक का मान तुमने 14,000 निकाला है, तो अंतर की तो बात करनी है, कोई इनकम तो पूछी नहीं इसमें। इनकम पूछता तो 8 में आप 14,000 की गुणा कर देते, काफ़ी तगड़ी इनकम है। क्यों? 8 गुणा 14 का मतलब जानने 1,22,000 है। अधिकारी आदमी है कोई, है कि नहीं? उसकी भी कौन सी कम है? वो थोड़ा नया लगा हुआ है, वो तुम्हारे जैसा है, नया नया। 14 पंजे 70, 70,000 है। तो ये क्या हो गया? नहीं तो तुम नए लगे हो, दूसरा आदमी 15 साल से। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है। मैं बताता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जो भी देखो, अगर तुम कांस्टेबल्स की बात करो तो मैं तो देख रहा हूँ जो भी कांस्टेबल 6-6 साल पुराने हो चुके हैं उन सबकी सैलरी 55 और 60 के ऊपर पहुँच रही है ना। 55 और 60 से नीचे किसी की नहीं है। जो जिनको हो चुके हैं 7 से 8 साल, है ना। इतनी नहीं है, कितनी है फिर? अच्छा वो भी नहीं, वो कोई नंबर नहीं जोड़ रहा हूँ मैं। अच्छा तो कम होगी, तो मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी तो फिर हो सकता है मेरे को कोई कन्फ्यूज़न हो। लेकिन एयरफोर्स में जो बंदे थे उनकी बहुत बड़ी है शायद। अच्छा स्टेट की कम बढ़ती है, सेंट्रल की ज़्यादा बढ़ती है। हाँ हाँ ऐसा हो तो कोई बात नहीं, 7 साल में 45 तो पहुंची होगी, है ना, लमसम। हाँ तो ये स्टार्टिंग जो होती है आजकल किससे होती है? 25 से 27 से कांस्टेबल की। 33 तो फुल होती है, वो कट पिट के वो 29 और 27 ही रह जाती है। कुछ टी वो भी तो जाता है ना, पीपीएफ और ये सब। हाँ तो वो तुम्हारी सेविंग ही तो है, वैसे तो तुमको सेविंग करोगे नहीं, सब जीरो है मामला। जब भी तो तुमने देखा है कि जब आदमी नौकरी करके आता है, अंकल आते हैं, अंकल ही आएंगे तुम्हारे सामने, तो जो है बच्चों की शादी हो जाती है, घर भी बन जाता है, फंड। क्योंकि वो जमा, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो यही बात करेंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिस्टम यही होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपकी उम्र अभी मान लो 18 साल है और आपकी नौकरी लग जाती है फॉर एग्जांपल 20 या 22 पर, और अगर आप एक 5,000 का इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, ओनली 5,000 का, और आपकी उम्र है 21 साल, जब आप 40 पर पहुँचेंगे तो अगर देखा जाए तो 12 पंजे 60, एक साल में 60,000 रुपये आप जमा करेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो 20 साल में आप कितने जमा करेंगे? 12 लाख। लेकिन वो 12 लाख नहीं होंगे, वो कम से कम पहुँच चुके होंगे 50 से 55 लाख। 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है। अगर आप 5,000 रुपये डालते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, और उसको अगर आप कर, तो ये 20 साल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ हो जाती है उसमें। जितना पैसा बढ़ता जाता है उस पर वो आप पढ़ेंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो ऐसा होता है। तो जो ये जो कटते हैं ना आपके पैसे 3,000 4,000 सैलरी के हिसाब से, फिर वो बढ़ते भी रहते हैं। तो ये जब पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को फंड नहीं बोलते, फंड मिला है भाई साहब को ऐसे करके, तो वो पैसे बढ़ते रहते हैं। उनकी जो 30-35 साल की नौकरी है उसका एक साथ उस पर पावर ऑफ कंपाउंड होके मिलता है, तो दैट्स वाई वो काफ़ी पैसा हो जाता है ना। तो ये वाली बात होती है। तो ये वाली, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही अंतर है, एक ऐसा ही बन जाते हो तो शुरू से ही गेम अलग हो जाता है। हो जाएगा। पवन और सुनील, इनकम का रेशो कितना है? खर्चे का रेशो कितना है? ये 4,000 रुपये बचाता है पवन, और सुनील 6,000 रुपये। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 1, 3 छिंग 18, 4 दूनी 8, 10,000। क्या पूछ रहा है? जोड़ पूछ रहा है। जोड़ पूछ रहा है तो 7 आएगा जोड़, तो 70,000। कर पाएंगे? आगे बढ़ते हैं, चले मूव करें, आइए।
ठीक है, पढ़िए। कर लोगे इसे? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। दोनों 5,000 ही बचा रहे हैं, तो लेफ्ट में भी 5,000 आएगा और राइट में भी कितना आएगा? 5,000 हो जाएगा ना? ओके, ये भी सेम क्वेश्चन है, कर पाएंगे, बस तो हो गया। इसका भी सेम है, इसमें थोड़ी सी बात है बट कुछ नहीं है। तो ये आपका पूरा डन हो गया इसका मुद्दा। कल हम पढ़ेंगे कॉइन्स और कुछ क्वेश्चन और हैं, फिर मैं आपको कराऊंगा लेवल 2, और बस कल के 2 दिन है हमारे पास, फिर मंडे से हम नया शुरू करेंगे। रेशो में एजेस का अलग से चैप्टर ले लेंगे, एजेस का मैं अभी चैप्टर ले लूँगा, है ना, डोंट वरी, एजेस में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर इस उसको